नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका तिवारी मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारा प्रयत्न रहता है कि आपके लिए नए नए विषय खोज के लेके आएँ ताकि आप उनसे कुछ जानें, समझें, सीखें और उन चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में अवश्य ही प्रयोग करें। जैसा कि आप जानते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। मैं अभी आपको हमारे नंबर्स बता दूँ। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए हम आपको बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि, क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास है। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079 के भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, तदनुसार 30 अगस्त 2022। दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन है तो सभी के मंगल की कामना करते हुए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। भाई, हमने आज की तिथि तो बता दी, लेकिन हम सब जानते हैं कि यदि एक अच्छे विचार के साथ किसी कार्यक्रम की अपने दिन की शुरुआत की जाए तो हमारा दिन बेहद खास गुजरता है और साथ ही साथ हमारी सोच विकसित होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज का विचार। हमारा आज का विचार हमें दिया है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। उनका यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ होता है, वो जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। इसीलिए हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा बन जाएगा। यदि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा हो जाएगा तो हमारी सोच विकसित होगी, हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि अपने आसपास अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और उनकी जो सोच है उनसे कुछ कुछ सीखना चाहिए और अपनी सोच के साथ उसे मिक्सअप करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अपने पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए। तभी आपको आपके मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। भाई, ये तो हो गया आज का विचार। इस विचार के साथ ही हम हमारा आज का विषय जो है वो जोड़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, किस तरह से आज के दिन इतिहास में घटनाएं घटित हुई थी। कुछ खास घटनाओं का जिक्र आपसे करते हैं। देखते हैं आज का इतिहास। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे 1659 की यदि हम बात करते हैं तो दारा शिकोह में औरंगजेब ने दिल्ली में हत्या कर दी थी। और 88 की जब हम बात करते हैं तो भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर उन्हें झूलने वाले अमर शहीदों में से एक कन्हैयालाल दत्त जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 28 की जब हम बात करते हैं 1928 की, तो द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की गई थी। 1951 में फिलीपीन और अमेरिका ने एक रक्षा संबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 1984 की जब हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली बार आज ही के दिन उड़ान भरी थी। 1991 में अजरबैजान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी आज ही के दिन। और 2003 की जब हम बात करते हैं तो रूसी पनडुब्बी बेरेंट्स सागर में आज ही के दिन डूब गई थी और 9 लोग उसमें मारे गए थे। 2007 में जर्मनी के 2 वैज्ञानिकों गुंटर निमित्ज और अल्फोंस ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को गलत ठहराने का दावा किया था। 2009 में जब हम बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान प्रथम अभियान औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। 2008 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय हॉकी टीम जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हो गई थी। तो ये तो बात हो गई इतिहास। जब हम बात करते हैं इतिहास की, हमने हमारा आज का जो विचार है वो लिया था और उसमें बताया था कि किस तरह से हमें अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। आप ये सोचिए कि आज हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उन चीज़ों की कल्पना पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने कैसे कर ली थी। जब पहले मुहावरों के तौर पर कहा जाया करता था कि क्या हम एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुँच जाएं, तो देखिए सोचा हमने, हमारी सोच थी और आज लोग एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं एरोप्लेन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर माध्यम से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचा गया था, जिनकी कल्पना की गई थी और सोचते थे कि क्या ये संभव हो सकता है। संभव हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है उसके बारे में सोचने की, शोध करने की। तो भाई, शोध करना बेहद आवश्यक होता है हमें हमारे जीवन में। इसी से संबंधित हमारा विषय भी है। तो देखते हैं कि क्या है आज का विषय। हमारा आज का विषय है अनुसंधान और पेटेंट। भाई, ये तो बात होगी हमारे आज के विषय की। तो मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगी, यदि आपके मन में भी हमारे आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर संपर्क करके आप हमारे आज के विषय एक्सपर्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं, विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात भी करा देते हैं आपकी हमारे आज के विषय विशेषज्ञ से। स्वागत करते हैं डॉक्टर चैतन्य
चैतन्य अग्रवाल जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मोनिका जी, और नमस्कार मेरे प्यारे मध्य प्रदेश। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज इस दूरदर्शन के माध्यम से मैं आप सबके दिलों तक पहुंच पा रहा हूं। जैसा मोनिका जी ने कहा कि कभी ऐसा सोचा था और आज ये हो रहा है, ठीक उसी तरह आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई कंसर्न अबाउट द न्यू इंडिया, वेयर वी आर a big force in academic industry, in research industry, in innovation, in research, in patents and so on. क्या बात है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी 21 पेटेंट प्राप्त किए जा चुके हैं, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भी। तो इस बारे में आगे चर्चा होगी, लेकिन हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सुंदर मीठी आवाज़ के धनी। स्वागत करते हैं कार्यक्रम में परंग राज भाटिया जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मध्य प्रदेश। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप सभी के बीच हासिल हुआ हूँ, और ज़रूर अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद परम जी। और आइए अब बात करते हैं चैतन्य अग्रवाल जी से, जानते हैं कि उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। सर, कैसे आपने इस क्षेत्र में आने के बारे में सोचा, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? सौभाग्य से मेरा जन्म एक एकेडमिक फैमिली में हुआ। पिताजी भी प्रोफेसर रहे और भी दादाजी भी शिक्षा के पेशे से ही जुड़े रहे, तो बचपन से वही एक रोल मॉडल था जहां मुझे जाना था। और सौभाग्य से जब हम आईआईटी में अध्ययन कर रहे थे, खड़गपुर आईआईटी, मुझे सौभाग्य है कि भारत की पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला। और उस अध्ययन के बाद जब कैंपस प्लेसमेंट की बारी आई तो 3 कंपनीज़ ने मुझे ऑफ़र दिया। उसमें से जर्मनी की एक कंपनी सीमेंस, जिन्होंने मुझे वहाँ आने का निमंत्रण दिया, और बड़ी पशमकश रही, बड़ी पशोपेश में हम रहे कि एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा भविष्य जहाँ बहुत सारे पैसे और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बुला रहा था। लेकिन सौभाग्य से जीत मेरी भारतीय विचारधारा की हुई। क्या बात है। और मेरे भीतर जो बीज थे कि मुझे इस राष्ट्र में रह के इस राष्ट्र के ज्ञान को हासिल भी करना है और शेयर भी करना है, उसकी जीत हुई। और आई डिसाइडेड टू बी इन इंडिया। और सौभाग्य से फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया। और पेटेंट्स का आज का विषय है, तो करीब 25 साल हो गए। आई नेवर वर्कड ऑन एनी पेटेंट। रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर लो, वहां तक हमारी दौड़ रही जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं मोनिका जी। लॉकडाउन 1 के वक्त तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद जब सेकंड लॉकडाउन आया तो वो जो एक दुर्घटना से गुजरकर हम सब गुजरे थे, हम सब ने बहुत कुछ खोया था, तो मन में एक उमंग थी कि इस बार ऐसा कुछ होता है तो लेट अस पुट आवर एनर्जी इन पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरी श्रद्धेय माता जी ने मुझे कहा कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ अच्छा करें अपने लिए और दूसरों के लिए। वहाँ से ये आईपीआर की उड़ान शुरू हुई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। और जो हमारे 20 वर्ष का जो रिसर्च वर्क था, उनको फिर हमने धीरे धीरे करके पेटेंट्स में लाना शुरू किया। और आज वो 21 पेटेंट के रूप में आप सबके सामने हैं, और उनमें से 2 पेटेंट्स अब मोनिटाइज भी करने लगे हैं। क्या बात है। तो आज हम जब चर्चा की शुरुआत करेंगे तो हम वहां से शुरू करना चाहेंगे कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम इट, क्योंकि हर चीज की शुरुआत स्वयं के लाभ से होती है। बिल्कुल। और उसके बाद वो जाती है परमार्थ में। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत स्वयं से करें, और उसके बाद फिर हम देखें कि कैसे इस क्षेत्र में काम करके आप दर्शक और हम कैसे हम परमार्थ कर सकते हैं, कैसे हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। और जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारे साथ परंग जी भी मौजूद हैं, तो आज ही उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनके संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी संगीत के सफ़र की शुरुआत यदि बोला जाए तो बचपन से ही हुई है। घर पे संगीत का माहौल रहा करता था, और वालिद साहब मेरे जो फादर हैं, उन्होंने संगीत सीखा है। आए दिन अक्सर हमारे घर पे संगीत की बैठकें, शास्त्रीय संगीत की, गज़लों की, गीतों की होती रहती थी। तो वहीं से मेरे अंदर वो चीज़ें आई, और जब हारमोनियम का सुर सुनता था, गाने सुनता था, तो उन चीज़ों को मैं दोहराता था। तो 3 साल की उम्र में थी, और तो उतना मुझे समझ नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी ने समझ लिया कि हाँ, ये संगीत के क्षेत्र में आगे जा सकता है। तो मुझे उसी समय से उन्होंने संगीत की तालीम देना शुरू किया।
फिर उम्र धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगी, थोड़ा होश संभाला, उस वक्त फिर मैंने जो बेसिक हमारे अलंकार पलटे होते हैं उनकी शिक्षा ली। देन मैंने क्लासिकल संगीत की शिक्षा खैरागढ़ के उस्ताद इरशाद अहमद वारसी साहब से ली। तो हाल ही में उनका कोरोना काल में निधन भी हो गया। तो उनसे मैंने फिर प्रॉपर शास्त्रीय संगीत सीखा, क्योंकि हर संगीत की जो नींव होती है वो शास्त्रीय संगीत में ही है। हर एक सुर का जो कॉम्बिनेशन है वो रागों का कॉम्बिनेशन है जी। और हर एक राग का, हर एक सुर का अपना एक फील है जी। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी सीखते ही हैं हम। संगीत तो ऐसा है कि आप जिंदगी भर सीखते रहे उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन से फिर अपन कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, जो बच्चे लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते थे, छोटे लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते थे, जहाँ छोटे बच्चे जाया करते बिल्कुल। थे। इनिशियल स्टेजेस मेरी वहीं से शुरू हुई। तो पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते थे जी। कॉम्पिटिशन्स में गए। फिर धीरे धीरे जैसे और उम्र बढ़ी, जो सर्टिफाइड कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, नेशनल अवार्ड्स हो गए, तो धीरे धीरे उन पे बढ़े और उस पे भी भगवान की दया से और सबके आशीर्वाद से सफलता मिली। क्या बात है। फिर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे मिला था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। जी जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया परन जी, बहुत खुशी की बात है। दूरदर्शन में सबसे प्रथम मैंने 2002 में परफॉर्म किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो 2 क्लासिकल राग मैंने वहाँ पेश किए थे। फिर धीरे धीरे लाइट म्यूजिक की तरफ रुझान बढ़ा, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी जी जी। तो पिछले 12-13 सालों से मैं गज़ल ही ज़्यादा गा रहा हूँ और पहले क्लासिकल के साथ गज़ल गाता था। जी जी जी। और क्लासिकल आज भी मैं गाता हूँ, लेकिन जो मेन मेरा पेशा बोल सकते हैं आप या मेरी पहचान बोल सकते हैं वो गज़ल गायकी में ही। क्या बात है। तो भाई गज़ल से पहचान है तो क्यों ना शुरुआत गज़ल से ही की जाए। हम आप सबको बताना चाहेंगे आज हरतालिका तीज भी है, भगवान महादेव का दिन है आज। तो हम आपको बता दें कि आज के दिन जो स्त्रियां हैं भगवान शिव की पूजा करती हैं, उनकी आराधना करती हैं, पूरे दिन व्रत रखती हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी ना खाते हैं ना पीते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं। इस बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका नाम जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? हेलो जी नमस्कार मैडम जी, चेतन रखवाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। हाँ जी जी, आप अपना नाम बताएं। मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ जी। जी अशोक जी, क्या प्रश्न है आपका? जी मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जी बोले। जी अशोक जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? कि सर संतरे की छिलके का जो रस होता है वो ज्वलनशील होता है, तो जी। उसको मिट्टी के तेल में जलाने वाले तेल से कैसे बनाया जाए, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कुछ भी नहीं मालूम। अशोक जी, अच्छा। आपने जो प्रश्न किया है इस पे हम थोड़ा रुक कर आएंगे, क्योंकि मूलतः जो आपका है एक विशेष टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है जी। और संभवतः मैं उसका विशेषज्ञ हूं भी नहीं, किंतु आपके पास कैसे ज्ञान हासिल करना, ये आपके पास कला है। इंटरनेट पे आप गूगल करें, दैट इज द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। आज जो हम मुख्यतः बात करने वाले हैं वो हम कल्पना और उसके विस्तार में कि कैसे इसको किया जाए, इनोवेशन क्या है और उस इनोवेशन को कैसे एक मुकाम तक पहुंचाए ताकि हम स्वयं का और राष्ट्र का दोनों का लाभ कर सके। यहां से हम शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो जवाब मिला हो सेटिस्फैक्ट्री होगा, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है वो थोड़ा अलग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विषय से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य ही कॉल करेंगे और हमसे पूछेंगे। और हम बात कर रहे थे उपवास के बारे में, यानी कि भगवान के साथ हमें आज के दिन वास करना चाहिए। आज का दिन बेहद खास है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी परन जी कि यदि कोई गज़ल, कोई गीत यदि इससे संबंधित आप सुनाना चाहें हमें, तो आप हमें सुना सकते हैं। सर यदि आपके मन में कुछ हो, यदि आप कुछ कहना चाहें। बहुत परन जी सुंदर। परन जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और परन जी, आज के कार्यक्रम में हम जब बहुत सारे दर्शकों से रूबरू है, तो जैसा मोनिका जी ने कहा कि आज शिव का दिन है, आज अनंत का दिन है, और कहते हैं शिव वो है जो सारे अस्तित्व में व्याप्त है, या शिव वो भी है जो है ही नहीं। ये जो एक निराकार शिव की बात है, एक शक्ति की बात है कि इस समूचे ब्रह्मांड में आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, किसी भी धर्म में आप विश्वास करते हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इस अस्तित्व में कोई अनंत शक्ति है जो हम सबको चला रही है, चांद तारों को दौड़ा रही है। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी आपसे परन जी
जी। कि ऐसी कोई प्रार्थना या गीत जैसे ऐसी कोई हो कि हम और हमारे दर्शक साथ साथ उसको दोहराए और हम सब उस अनंत शक्ति के स्रोत से जुड़े और उस दिशा में चले। ज़रूर बिल्कुल ज़रूर। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, तो मैं बिल्कुल एक प्रार्थना गीत ज़रूर आपके सामने इरशाद इरशाद। और उसी प्रार्थना गीत में जो शक्ति की आपने बात कही, मोटिवेशन की आपने जो बात कही, आज के दौर में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिल्कुल। कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, जो है आप उसमें संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, उससे संबंधित एक गज़ल भी मैं बहुत जल्द आपको सुनाऊंगा। पर जैसा अभी सर ने कहा, शक्ति की बात की, तो एक प्रार्थना गीत मैं ज़रूर आपके सामने। इरशाद इरशाद। बिल्कुल जरूर। इतनी शक्ति अरे वाह, हमें क्या बात है, देना बहुत बढ़िया। दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, क्या बात है, बहुत सुंदर। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे वाह वाह, क्या बात है। भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सारे दर्शक जुड़ जाएं अपनी शक्ति के स्रोत से। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी आहा, दे, क्या बात है। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। क्या बात है, बहुत सुंदर होने। बैर होना किसी का किसी से, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे याद आ गई उस वक्त की जब हम अपने स्कूल में खड़े होके ये प्रार्थना बिल्कुल। किया करते थे और उस समय सच में हमें यही लगता था कि भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, हमें शक्ति देगा ताकि हम कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें और उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन के सफ़र में आगे बढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात, हम उस समय बहुत छोटे हुआ करते थे जब हमें अच्छे बुरे की उतनी समझ नहीं थी जी। और हम उस भोलेपन से ये सारे शब्द जब बोलते थे, आज जब समझ आता है तो उसमें कितनी गहराई है, बिल्कुल। कितना भाव है इसमें, बिल्कुल। जिसे हम बचपन में प्रकट किया करते थे। बिल्कुल और सही उस समय कहा। कहा जाता था कि छोटे बच्चों की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, हाँ, हाँ। तो ज़रूर हमारी दुआएं भी उस समय ज़रूर वाह कबूल वाह, हुई क्या होंगी। बात है। परन जी, आपने क्या जो बात चुनाव किया है निश्चित ही आज के मजमून से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आपने जो इस आज के शेयरिंग की जो नब्ज है उसको कहा है कि रिटर्न बैक टू योर ओरिजिन, अपने बाल काल में चले जाइए जब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत डेवलप नहीं हुआ था, इंट्यूटिव थे आप, आपके भीतर सीधी कनेक्टिविटी उस अनंत शक्ति के साथ थी। अगर इस सूत्र को हम इस उम्र पर जिस पर आप है उस पर लागू कर सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके माध्यम से नित्य नए पेटेंट, कॉपीराइट, ज्ञान का सृजन प्रतीक्षा में है। क्या बात है। सर, हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि इन्वेंशन और इनोवेशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या बात है, बहुत अच्छा मोनिका जी, आपने जो कहा कि इनोवेशन जो है, जो हमारी मंजिल है जी। उसकी बात है। हाँ, हाँ। लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक आइडिया से। जी जी। तो 3 कदम पर ये यात्रा है। हाँ, हाँ। एक आइडिया आपको आया, जैसे आपने कहा हवा का आकाश में उड़ना, तो राइट ब्रदर्स ने कभी वो सपना देखा जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। जी। तो उसके पहले अगर हम रामायण काल में जाए तो भगवान राम उड़न खटोलों में बैठकर अयोध्या लौटे थे। बिल्कुल। तो एक कल्पना आई कि क्या ये संभव है कि हम आकाश में उड़ पाए, और वहां से उस सृजन की शुरुआत हो गई। अब वो सृजन
जिसने वो कल्पना की उसकी जिंदगी में हो ना हो, लेकिन अगर हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखें तो वो सृजन की शुरुआत वहां से हो गई। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो शब्द का आपने प्रयोग किया इन्वेंशन, वो इन्वेंशन एक लंबी यात्रा है जी। उसमें कई मुकाम आएंगे कि कैसे हवाई जहाज का डिजाइन हो, क्या उसकी संकल्पना, उसका विज्ञान, कि कैसे एक फिजिक्स का एक प्रिंसिपल कि एक वो मोटर रोटेट होगी और उससे एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वो ऊपर जमीन के ग्रेविटी के ऊपर जाएगा। ये बहुत लंबी यात्रा रहेगी और फिर इसका जो अंतिम मंजिल रहेगी, अंतिम तो नहीं है किंतु एक तात्कालिक अंतिम मंजिल हम कहेंगे, वो रहेगा उसका अचीवमेंट, वो इनोवेशन कहलाएगा। वो इनोवेशन उस विज्ञान से टेक्नोलॉजी की यात्रा है और उस टेक्नोलॉजी में वो मशीन का डिजाइन होगा, वो प्लानिंग होगा, वो आईपीआर होगा, वो पेटेंट होगा और वो सारी चीजों के बाद वो सपना जो था, वो सपना जीवंत 3 डायमेंशन में वो जन्म लेगा और उस चीज की इजाद होगी। तो ये यात्रा 3 कदम की जो आपने बिल्कुल सही जी प्रोक्लेम की, आइडिया, फिर इन्वेंशन और फिर इनोवेशन। क्या बात है। लेकिन इनका पेटेंट कैसे किया जा सकता है? किन किन अलग अलग चीजों का पेटेंट किया जा सकता है? क्या भूमिकाएं रहती है क्या उनकी? बात है, बहुत अच्छा। मूलतः अगर आप देखें तो हमारे राष्ट्र की जो सनातन संस्कृति है उसमें ज्ञान को बहुत ओपन रखा है, ज्ञान को जो है वो जीवन का उद्देश्य रखा है और हमारी संस्कृति में मूलतः ज्ञान से अर्थ उपार्जन इसको भी मुक्त रखा है जी। किंतु जब हमारे यहाँ इन्वेशन अलग अलग आक्रांतों के आक्रमण हुए और हमारी संस्कृति दूषित हुई एक हिसाब से, उसके बाद ये चीज आई और जो पेटेंटाइजेशन है वो एक नया टूल के रूप में, एक नए चीज के रूप में निकल के आई, जहां आपके द्वारा किए गए इनोवेशन को इन्वेंशन में कन्वर्ट करके उसके माध्यम से आपको उसका रिटर्न, आपको जो आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नाम के रूप में, मान के रूप में, संतुष्टि के रूप में और फाइनेंशियल अचीवमेंट के रूप में भी मिल सके। आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका राइट आपको दिया गया और उस राइट से फिर आप आजीवन उससे आप आमदनी भी कर पाए, कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो पूछा कि ये कैसे किया जाएगा, तो सारी चीजें बहुत ओपन एंडेड है। भारत में जो पेटेंट्स का जो काम है वो कॉप यानी कि कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एक अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी एक वेबसाइट है, सबसे आसान है, वहाँ जाके वहाँ के सारे डिटेल्स, सारे फॉर्मेट्स उसमें है। जब आप कोई जैसे आपने कहा कैसे करें, किस चीज का करें, तो आप जब देखोगे कि कोई चीज जो कल्पना के रूप में है, विज्ञान के रूप में है, तो वो अभी इन्वेंशन की स्टेट पे है, उसका पेटेंट नहीं होगा। लेकिन जब वो इन्वेंशन से इनोवेशन पे आएगा, यानी कोई ऐसी चीज जो इंडस्ट्रियली रिप्रोड्यूस की जा सके या कोई ऐसी संकल्पना भी जो एक सिस्टमेटाइज है, जिसको आप क्लेम कर सके कि ये उसका फॉर्मेट है, सिर्फ कल्पना ना हो, एक एग्जीक्यूशन में आ सके, उस चीज को आप पेटेंट के लिए आप उसका आवेदन कर सकते हैं और वो पेटेंट जो है आपको राष्ट्र में मिलता है। जैसे भारत में आपने अगर पेटेंट के लिए आप चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में 2 फॉर्मेट्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, टेक्निकल इनपुट होता है और आपका नॉन टेक्निकल इनपुट, जहां आपकी पर्सनल डिटेल्स और सारी चीजें आती है। तो इनके साथ आप अप्लाई करते हैं और आपको ड्यू कोर्स में 2 प्रकार के पेटेंट मिल सकते हैं। एक पेटेंट होता है डिजाइन पेटेंट, वहां पर जो उसका शेप और साइज और उसकी प्लानिंग इससे संबंधित पेटेंट होता है, वो थोड़ा सा आसान होता है, 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में संभवतः आपको मिल जाता है। और दूसरा जो इनोवेशन पेटेंट कहलाता है, जो मुख्यतः पेटेंट की श्रेणी में आता है, वो भारत में एक जो सिस्टम है उसमें करीब 3 वर्ष का समय उसमें लगता है और एक बार अगर आपको वो पेटेंट मिल जाए, उसके कई स्टेजेस होंगे, आपको पर्सनल प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा, उसका पूरा विज्ञान सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपका अपना काम है। एक बार यदि आपको मिल जाए तो 20 इयर्स टाइम तक, 20 साल तक वो पेटेंट आपके नाम रहेगा। फिर वो पेटेंट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके अगर कोई उस कल्पना का यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाना चाहे तो वो उसके और आपके बीच में एक MOU होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, जहां आपको उसका एक फिक्स्ड जो आप आमदनी म्यूचुअली डिसाइड करते हैं वो आपको मिलती रहेगी 20 इयर्स तक। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने हमें। आप हमें ये भी बताइए कि इसकी वेबसाइट क्या है, यदि आपको वेबसाइट याद हो इस वक्त। जी, वेबसाइट जो है वो है IP
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म है, याद रहेगा आपको, मैं इस ढंग से बता रहा हूं, IP पेटेंट nic.in। मैंने जानबूझ करके 3 हिस्सों में बताया, IP फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट्स, और उसके बाद में NIC वो एजेंसी है जो भारत के सारी गवर्नमेंट साइट्स को हैंडल करती है। .in, इनका अर्थ आप जानते हैं, हमारा प्यारा भारतवर्ष। क्या बात है। तो ये वेबसाइट आपको पता पड़ चुकी है, हमारी टीवी स्क्रीन पे भी कुछ ही क्षणों में आपको दिख जाएगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने हमें बताया कि अलग अलग तरीके से इसे रजिस्टर किया जा सकता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही फॉर्म में। डिज़ाइंस की भी आपने हमें बात बताई कैसे किया जा सकता है, और यदि इनोवेशन हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, 3 साल का वक्त लगता है, ये सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं। लेकिन साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि जब हम किसी चीज़ के इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसे हम एक हाइट तक कैसे लेके जा पाएंगे, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या पेटेंट कराने के लिए भी किसी तरह के बजट की आवश्यकता होती है, क्या उसमें हमें फीस पे करनी होती है, यदि इसकी जानकारी आप दे पाएँ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न मोनिका जी आपने किया, और उसका जो समाधान है बहुत सरल सिंपल है। फीस का जहां तक सवाल है, काफ़ी कम फीस, नॉर्मल जो गवर्नमेंट की फीस होती है। डिज़ाइन पेटेंट में 5000 रुपीज़ के आसपास टोटल आपका एक्सपेंसेस आप मान के चल सकते हो। और डिज़ाइन पेटेंट जो सिंपल वाला हमने आपको बताया, और दूसरा जो इनोवेशन पेटेंट है उसमें 6 से 7,000 रुपए तक का आपका टोटल खर्च हो सकता है। उसमें एक संभावना होती है कि आप जल्दी चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस फी पे कर दीजिए, और इस तरह के कुछ कुछ उसमें हेड्स है जिसके आधार पर एग्जैक्ट फीस जो है वो आपको मालूम पड़ सकती है। और इसको करने के लिए आपको करना क्या है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप PhD हो, बहुत पढ़े लिखे हो। आप जो भी काम आप देखोगे पेटेंट्स उठाकर, तो कई सारे पेटेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे व्यक्ति ने किए हैं जो बिल्कुल भी फॉर्मल एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम किया, उनका अनुभव, और उन्होंने उसको पेटेंट में कन्वर्ट किया, और वो बहुत ही रिवार्डिंग पेटेंट्स रहे। सचमुच तो अगर आप देखो तो इस पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज है, बड़े बड़े जो चीजें खोजी गई है, वो नॉन एकेडमिक सेक्टर से ही आए हैं। इसलिए इस धारणा को प्रिय मित्रों आप हटा दीजिए कि आप पहले बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, PhD करोगे, फिर पेटेंट। नो, जहां आप हो, मैं तो कहूंगा जो विद्यार्थी है या जो एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप भी मदद लीजिए किसी एजेंसी की, ताकि आपको मालूम पड़े उसकी प्रक्रिया, और एक बार आप उससे गुजर जाए तो द स्काई इज योर्स। और ये एक बहुत अच्छा आपका शेयरिंग पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए निकल के आ सकता है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आप मदद करना चाहते हैं तो उसे भोजन कराइए, और उसकी लंबे समय मदद करना चाहते हैं तो उसको भोजन कैसे अर्न करना ये सिखाइए। बिल्कुल। सो व्हाट यू आर डूइंग मोनिका जी इज यू आर टीचिंग समवन हाउ टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द होल वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो स्काई इज द लिमिट। यदि आप चाहते हैं कि एक ऊंचाई तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल फील्ड से ही होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र में आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा लाभदायक साबित होगा, और साथ ही साथ आप उसका पेटेंट भी करवा सकते हैं। आइए अब वापस चलते हैं परम जी के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो शिक्षा है, उनके गुरु के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन 3 वर्ष के आप थे तभी आपके एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा आगे जारी हैं। आयुष जी का कॉल है। नमस्कार आयुष जी, स्वागत है आपका। आपका कॉल ग्वालियर से आया है, क्या प्रश्न है आपका? जी आयुष जी, क्या प्रश्न है आपका? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है आयुष जी? मुझे लगता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो पुनः हमसे संपर्क अवश्य ही कीजिएगा। तो मैं आपसे बात कर रही थी परम जी की 3 वर्ष की उम्र से ही आपने संगीत सीखना आरंभ कर दिया था। बिल्कुल। उसके बाद क्या कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरी पढ़ाई आगे बढ़ रही है, ये संगीत और मेरी पढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही है? कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे और आज तक, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक अध्यापक भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो पढ़ाई, अपनी ये जो नॉलेज है, ये सबके साथ शेयर करना, संगीत, सब कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो 24 घंटे का समय सबके पास रहता है एक दिन में, अगर उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो समय कभी कम नहीं पड़ता। तो वो जो एक बहाना रहता है लोगों के पास कि हमारे पास वक्त नहीं है करने का, वो
वाकई में एक बहाना हो जाता है। यदि आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं, जी यदि आपकी लाइफ का वो हिस्सा है, तो आपको ज़रूर वक्त मिलता है उसके लिए। तो जी। मेरी इनिशियल जो स्टेजेस थी उसमें जब पढ़ाई का उतना बर्डन नहीं था जी, मेरे पास, जी। जब मेरा इनिशियल स्कूलिंग डेज था, जी जी तब कुछ समय पढ़ाई को दिया, कुछ समय संगीत को दिया, और जितनी देर भी संगीत किया बहुत ईमानदारी से किया। यानी कि आपका कहने का अर्थ यही है कि यदि हमारे अंदर दृढ़ शक्ति है, यदि हम करना चाहते हैं मैनेज, तो हम अवश्य ही कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता वाह, होती है। क्या बात है। दोबारा आयुष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉल पे, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, हमारी आवाज को डायरेक्ट फोन कॉल के जरिए सुनिए। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संपर्क फिर से टूट गया है। तो मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूंगी, यदि आप कॉल करते हैं तो उस वक्त आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया कीजिए, और डायरेक्ट कॉल के जरिए बातचीत यदि आप करेंगे तो आप आसानी से हमें सुन पाएंगे, हम भी आपका प्रश्न आसानी से सुन पाएंगे। उसके बाद जब हम आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी होता है, तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं? कैसे संगीत को भी, क्योंकि है ना बहुत ज़रूरी होता है। जी, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आप लाइफ टाइम सीखते रहिए, आप उसमें नया नया चीज़ें इन्वेंट करते जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बचपन के जो मेरे दिन थे उसमें मैंने संगीत जब किया, तो नेचुरली छोटे बच्चे को इतनी समझ तो रहती नहीं जी है, जी जी। तो पेरेंटल गाइडेंस ज़रूरी होती है। तो इनिशियल स्टेजेस में मेरे पापा, जो आज भी मेरे साथ संगीत में हम पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, तो मेरे फादर हमेशा मुझे लेके बैठा करते थे, और हम 1 से 2 घंटा बचपन में रियाज किया करते थे। बहुत बढ़िया। और आप विश्वास करेंगे कि अगर 1 से 2 घंटा हमने रियाज किया है, तो उसमें से आधा से पौन घंटा सिर्फ हमने सा लगाया है। अरे क्या बाप रे, बात क्या जब बात हमारे है, वाह, संगीत का पहला सुर बहुत होता जी है। बढ़िया, जी जी। बहुत बढ़िया। और सा को स्थापित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। सा को लगाने के अलग अलग अंदाज होते हैं, आप राग के हिसाब से उन्हें लगा सकते हैं। क्या बात जी। है। फिर तो जैसे यदि ही बातचीत के साथ ही यदि आप हमें थोड़ा सा लगा के बताएं अपने हारमोनियम के साथ, जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी समझ पाएं। जी, एक तो आप सीधा सा लगाते हैं, जी सा, और एक होता है सा। जी जी जी। वाह वाह, क्या बात क्या है, बहुत बात बढ़िया, है। बहुत खूबसूरत। क्या बात है, सा, क्या बात है, क्या बात है, इसी में आनंद आ गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो जब अपने हारमोनियम पे क्या? आपने हाथ रख ही दिए हैं, तो क्यों ना एक गजल भी हो जी, जाए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर आप गजल सुनाने- प्रस्तुत करना चाहते हैं भाई साहब, जी। तो क्या मैं आपको एक फरमाइश कर सकता हूँ? जी ज़रूर। बशीर बद्र साहब की एक बड़ी प्यारी गजल है जिसमें उन्होंने तलाश की बात की है, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है जी, ये जी। तलाश से संबंधित है। बिल्कुल, हम नई खोज चीज ही को कर रहे तलाश हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल, खोज बिल्कुल। कर रहे हैं। जी, जी। तो आप चूंकि भोपाल में हम लोग बैठे हैं, संभव है कि आप जानते हो, बिल्कुल। यदि हाँ तो सुनाइए। जी जी, बिल्कुल। जैसे सर ने जिक्र किया, बशीर बद्र साहब जो जी। हाल फिलहाल थोड़ा बीमार चल रहे हैं, जी, जी। हमारे भोपाल में ही रहते हैं, बहुत ही उम्दा शायर हैं। बहुत ही और हम जैसे गज़लें वगैरह पढ़ते रहते हैं, उसे कंपोज करते हैं। जी। तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गज़ल हमेशा ही मुझे पसंद आई है, और चलो। उनकी ऐसी कोई एक गज़ल नहीं लगती जिन्हें आप कंपोज ना कर सकें। जी, सौभाग्य बिल्कुल। सौभाग्य है कि आप आज वो प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, इरशाद। तो जैसा सर ने कहा कि जी। तलाश पे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल लिखी है, कि मैं मतलब अर्ज करता हूँ। जी जी। इरशाद। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, वाह क्या वाह, बात क्या है। बात है। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। मगर हमारी तरह कौन तुम्हें चाहेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत खूबसूरत। क्या शिद्दत से आपने प्रस्तुति की है, बहुत सुंदर। ऐसा है, और उसमें उन्होंने एक बीच में मॉडिफिकेशन भी किया है कि हाँ। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये उसका जो है परिणति है। जी, जी। शुरुआत तो ये है, बट परिणति जो आपने कही है मैंने जो कि पहले कहा वो मैंने अपनी फीलिंग से कहा जी, था। जी, जी। अब बशीर बद्र साहब ने जो क्या कहा है बात। वो ऐसा है वाह। कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको मुझको वाह। चाहेगा। चाहेगा। ये Passive उनका love। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ है। पैसिव लव है ये वाकई बहुत प्यारी बात है, बहुत ऊंचाई की बात है। जी। गजल पेश करता हूँ। जी। इरशाद इरशाद। अगर
अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। वाह क्या बात है। वाह अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। वाह क्या बात है, बहुत प्यारी बात। क्या बात है। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा। गौर कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत मिसरा वाह है। वाह क्या बात है। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँख हमारी कहाँ से लाए। वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। मगर वो आँख हमारी क्या बात है, कहाँ से लाए। क्या नजाकत है साहब, बहुत बढ़िया। मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल जाए। वाह वाह क्या नजाकत, बहुत बढ़िया। बेहद खूबसूरत। तो आपकी आवाज़ सुन के ही लग रहा है कि हमारे भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि लोगों को अपनी प्रतिभा के बारे में नहीं पता रहता है कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं, अपनी चीज़ें, अपना हुनर पहुँचाएं, अपना शोध पहुँचाएं। सर, तो कैसे लोग पहुँचा सकते हैं, कैसे अपने अंदर की प्रतिभा को जान सकते हैं और उनका पेटेंट करा सकते हैं? क्या बात है मोनिका जी, आपकी तारीफ करनी होगी। आप इतने प्यारे ढंग से पिरो रहे हो ये गीत को और ये बिल्कुल सर, ये ज्ञान को। सफर ही बेहद सुहाना लग रहा है, हाँ, इसलिए मैं बहुत चाहती प्यारी हूँ बात, कि इसका बहुत प्यारी प्रश्न बात का है। उत्तर दें। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो आपने जो एक ये गुथा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, और विशेष रूप से डॉक्टर अनीता दी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना रखी है। डॉक्टर अनीता गौतम जी, उन्होंने जब ये कहा कि हम गीत गज़ल और इनोवेशन को एक साथ लेंगे, तो मुझे लगा कि ये तो परमात्मा जो है सीक्रेट्स एक के बाद एक खोल रहा है। ये है सीक्रेट है सक्सेसफुल इनोवेशन का कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। जी जी जी, क्या स्ट्रेस बात फ्री रहना है, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, क्रिएटिव रहने के लिए संगीत को गुनगुनाना या सुनना, इससे बेहद बेहतर जरूरी हो कुछ जाता नहीं हो है। बिल्कुल सकता। बिल्कुल सर, चर्चा और जारी रहेगी। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार आयुष जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मैं चाहूंगी कि आप अपना प्रश्न दोबारा पूछें, हमें आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेटेंट को रजिस्टर करने की क्या प्रक्रिया है, बताना चाहता हूं। बिल्कुल, आयुष बहुत जी, अच्छा आपने प्रश्न बहुत है। प्यारी बात पूछी है। अब हम इसको पूरा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं कि जब भी पेटेंट अलॉट होता है तो हर राष्ट्र में एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो आपके पेटेंट को एग्जामिन करके आपको उसके 20 साल या
आसपास हर देश में अलग अलग समय होता है, उसके लिए आपको उसका अधिकार देती है, जिसके दौरान आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी उससे पैसा कमा सकते हैं। अब इस पे आपने बहुत प्यारी बात पूछी कि अगर किसी ने भारत में पेटेंट ले लिया तो उसकी कल्पना तो खुल गई, अब तो कोई दूसरे देश का व्यक्ति भी उसको देख सकता है। इनफैक्ट पेटेंट लेने से पहले बेहतर होगा कि जो एग्जिस्टिंग पेटेंट है आपके टॉपिक के आसपास, उनका अध्ययन कर लीजिए, वहां से आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी और कहां से आगे बढ़ना है, क्योंकि री इन्वेंटिंग द व्हील इज नॉट अलाउड। तो आपने जैसे भारत में पेटेंट लिया है तो वो आपको भारत के एक बार पेटेंट आपने अप्लाई कर दिया तो वो चीज आपके नाम से पेटेंट ग्रांट होने के पहले आपके नाम से पब्लिश की जाती है, ताकि वो कल्पना आपके नाम पर रजिस्टर हो गई। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे देश में पेटेंट लेना चाहते हैं, जो कि आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि हम तो हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री कह ही रहे हैं कि भारत को वर्ल्ड गुरु के रूप में आना है, और वाकई हम आ रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, इसके बाद अगर आप अमेरिका में पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पेटेंट में एक जगह पर आपको वो कहना पड़ता है एप्लीकेशन में कि मैंने इस पेटेंट का भारत में इस तारीख को इस नंबर के साथ अप्लाई किया है। तो वहां की जो एजेंसी है उसको ध्यान में रख के उसको एग्जामिन करेगी, और किसी भी देश में जब वो पेटेंट एग्जामिन होगा तो पूरे विश्व के उस टॉपिक से रिलेटेड पेटेंट्स में उसको कंपैरिजन किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देश से देश में बदलता है। जैसे भारतवर्ष में जो एक्चुअल जो पेटेंट है, यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं जिसको, जो मेन पेटेंट होता है, उसमें करीब 3 वर्ष का समय इसलिए लगता है कि उसका पूरा एग्जामिनेशन पहले किया जाता है। लेकिन यही बात अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहां का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। वहां पर आपके पेटेंट को पूरी तरह से एग्जामिन नहीं किया जाता, आपको एक बार पेटेंट फॉर्मली अलॉट कर दिया जाता है, तो इसलिए वो कम समय में 3 महीने में वहां का यूटिलिटी पेटेंट मिल जाता है, डिजाइन मिल जाता है। और वो पेटेंट एक बार मिलने के बाद जब कोई प्रोड्यूसर उसको खरीदना चाहे उस कल्पना को, तो उसके बाद उसकी अलग से फीस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेती है, और उसके बाद वो एग्जामिन होता है कि ये कहीं रिपीटेड तो नहीं है। वो एग्जामिनेशन से पास करने के बाद ही वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो ये वेरिएशन है, लेकिन कल्पना आपके नाम पे रजिस्टर हो गई है। तो यहाँ चूंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय बात की, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मित्रों कि जो सम्मानित पेटेंट है, सबसे ज्यादा सम्मानित पेटेंट यूएसए का माना जाता है। थोड़ा खर्च भी ज्यादा होता है, लेकिन वहां एक बार पेटेंट अलॉट हो गया तो वहां पे 90% पेटेंट जो है मोनेटाइज होते हैं। एक बार पेटेंट हो गया तो वहां से तय मानिए कि आप उससे कमा पाएंगे। भारत में जो पेटेंट्स है उसमें उसका रेट ऑफ मोनेटाइजेशन काफी कम है, ऑस्ट्रेलिया में और भी कम है जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही दिशा में आयुष जी पूछा कि क्यों हम अपने देश की सीमा तक बंद कर रहे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व को हम कुछ दे रहे हैं, और सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, तो निश्चित ही हम सब अपने एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जोड़कर भारत राष्ट्र को उस तल पर लाकर अंतर्राष्ट्रीय पेशेंट बिल्कुल। और हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉल पे। स्वागत है आपका प्रदीप जी, क्या प्रश्न है? जी प्रदीप जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से जी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है जी, और इसका एक्ट का जो पेटेंट है भारत में कब लागू हुआ? 1970 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत में आया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है वो, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस भी आए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आपके बौद्धिक अधिकार, तो पेटेंट उसमें से एक है। इसके अलावा 3 और मुख्य चीजें हैं। एक आती है कॉपीराइट। जैसे अगर परन जी हमारे साथ है, ये कोई कंपोजिशन बनाते हैं तो उसका पेटेंट नहीं ले सकते, लेकिन उसका कॉपीराइट ये ले सकते हैं। वो भी इनके बौद्धिक अधिकार को प्रोटेक्ट करेगा, और इससे इनकी उसकी आमदनी भी हो सकती है। तीसरा जो है वो कॉपीराइट है। उसके बाद में ट्रेड सीक्रेट्स है, ट्रेड मार्क्स है। ऐसे 4 अलग अलग मुख्य आयाम हैं, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट और पेटेंट। आज हम मुख्यतः पेटेंट पर बात कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। और 1970 में जो आपने प्रश्न किया प्रदीप जी, 1970 में एक्ट आया। निश्चित ही उस एक्ट को आपको एक बार देख लेना चाहिए। और अगर आपको, जैसा मैंने कहा कि आप बहुत क्वालिफाइड नहीं हो, तो बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी इतने सहयोग करती है कि जो पेटेंट ऑफिस है, जो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट का ऑफिस है, उन्होंने कई सारे कंसल्टेंट्स लगा रखे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैपकॉस्ट आपने नाम सुना होगा, जी। उनका एक पूरा विंग है जो पेटेंट कैसे लेना, उस पर आपकी सिर्फ मदद ही नहीं करता बल्कि आपको उसके लिए फाइनेंस भी कर सकता है और सारे टेक्निकल इनपुट्स के भाई ये करना है, जैसे आपको खुद को अप्लाई करना हो तो डिजिटल सिग्नेचर भी लगेगी, तो वो सारी चीजों से आपको मुक्त कर सकती है। ऐसी कई एजेंसीज है, सौभाग्य से हम मध्य प्रदेश में है और मैपकॉस्ट बहुत अच्छी उसकी सेवा देता है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। क्या बात है। तो सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदीप जी को उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल गया होगा। और जब आप अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कैसे लेते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, उस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पे वो वेबसाइट भी देख पा रहे थे, www.wipo.int। ये वेबसाइट है, यदि आप चाहें तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से कैसे आपको पेटेंट प्राप्त करना है उस बारे में एक्चुअली बता जो सकते हैं। वेबसाइट आपने कही अभी वाइपो, वो एक विशेष संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा कि यूएसए का पेटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो सेकंड लेवल के पेटेंट्स आते हैं जी। जिसमें यूके का भी आता है और वाइपो आता है, जिसका जिक्र आपने बहुत अच्छे ढंग से किया, जी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मुझे सौभाग्य है कि मेरे 2 पेटेंट्स वाइपो के द्वारा जी, क्या अप्रूव बात किए गए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सुपुत्र श्री तन्मय अग्रवाल, जो एक लीगल एडवाइजर है, वो आईपीआर के एक्सपर्ट है, उनका लॉ में पीएचडी चल रहा है, तो उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया कि आपको करना चाहिए और सहयोग दिया। उनके अलावा मेरे एक बहुत प्यारे सहयोगी है डॉक्टर कमल उप्रेती जी, उन्होंने अब तक, वो उनकी उम्र मेरे बेटे की है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एज इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं भले 60 पे आया हूं, लेकिन कमल जी सिर्फ 40 वर्ष के हैं और उनके 40 से अधिक पेटेंट। जी जी सर, तो इसीलिए वाइपो का एक कहते हैं कि पेटेंट अच्छा गुरु क्या मिलना बात है, बेहद वाह, आवश्यक होता है। बहुत उम्र की बढ़िया। आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें एक सही मार्ग दिखाने वाला यदि क्या कोई बात है, व्यक्ति मिल बिल्कुल सही, जाता बिल्कुल सही है तो कहा आपने। हम जरूर कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि गुरु जो हमें शिक्षा देता है, उनसे जो हम सीखते हैं और जो हमारे अंदर का ज्ञान है उसे हम जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वाह, क्या बात है, आपने तो परंतु- मास्टर जी। की आपने शेयर कर ली मोनिका जी कि गुरु का सहयोग लीजिए और अपने भीतर के ज्ञान को विस्तारित करके इस पूरे समूचे अस्तित्व का मंगल करिए। वाह, क्या बात है। तो भाई मंगल की बात हो रही है, मंगलवार का दिन है आज, तो गजलें भी हम सुन रहे हैं परम जी बात से। है। परम जी, हम चाहेंगे कि एक और गजल क्यों ना आप हमें ज़रूर सुनाएं। मैं ये गज़ल आपको और सुनाता हूँ। और मैं बहुत ही खुश होता हूँ जब आज हमारे जो जितने भी शायर हैं या शायरा हैं, वाह वाह। हमें गज़लें जब भेजते हैं, होता अक्सर है कि हम जितने भी हमारे क्लासिकल पोएट्स हुए हैं, मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी, जी। मीर तकी मीर, हम जी। इनकी गज़लें पढ़ते हैं। और आज जैसे सर बता रहे हैं कि इतना अच्छा कार्य भी चल टेक्नोलॉजी रहा हमारे है। पास जी, जी, अवेलेबल जी। है कि हम इंटरनेट के थ्रू भी उन गज़लों को पढ़ जी। सकते हैं। मैं कई बार कल्पना करता था कि हमारे जो अच्छे गज़ल सिंगर पुराने ज़माने में हुए हैं, वो कितना रिसर्च करते होंगे, उन्हें गज़लें कैसे मिलती होगी। जी। तो जैसा कि आपने अभी गज़ल कहा, मैं एक अच्छे पुराने शायर हैं जनाब शमीम करहानी साहब, उनकी गज़ल सुनाता हूँ। वाह वाह, नवाजे साहब। जी। सुनिएगा, बहुत ही मोटिवेशन इरशाद। से भरपूर है ये गज़ल। जी इरशाद। जी। टूटी हुई कश्ती को किनारे भी मिले, वाह वाह, टूटी हुई कश्ती को किनारे भी मिले, तूफान से दुनिया को, तूफान से दुनिया को सहारे वाह। मिले हैं, टूटी हुई कश्ती को दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, क्या बात है। दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग
जान से प्यारे भी मिले। वाह, क्या क्या बात, बात है, बहुत खूबसूरत। क्या ऊंचाई दी है, बहुत बढ़िया। तूफान से दुनिया को सहारे आहा, मिले। क्या नजाकत है। क्या बात है, Wonderful बहुत composition. खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात। और ये जो गजल है इसके जरिए हम ये जान सकते हैं, सीख सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर के जो थॉट्स रहते हैं, हम जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं हम उसे बीच में छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि हम शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिसका जिक्र हुआ है कि टूटी हुई कश्ती को भी किनारा मिल ही जाता है, इसलिए हमें अंदर विश्वास रखना चाहिए। यदि दृढ़ संकल्प हम रख लें, अगर हमारी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत है, तो जरूर ही हमें हमारी मंजिल मिलेगी। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्या बात फल की चिंता नहीं करनी बहुत चाहिए। प्यारी बात मोनिका जी आपने करी। जी। और परन जी ने जो गजल पेश की, मेरा ख्याल है इस गजल में फिर एक सूत्र छुपा है। बिल्कुल। हाउ कैन यू बी अ सक्सेसफुल रिसर्चर, एन इनोवेटर एंड ए पेटेंट ओनर। बिल्कुल आपने कहा कि टूटी हुई कश्ती भी मंजिल को पा सकती है, लेकिन उसके भीतर वो शिद्दत से वो जान की लड़ाई की ऊर्जा को उसको जगाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इफ वन कैन डू दैट, पेटेंट इज नॉट फार अवे। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि रिलैक्स होना पेटेंट या कोई भी इनोवेशन या क्रिएटिविटी के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर आप मुझसे सवाल करोगे कि रिलैक्स तो हम रोज रात को होते हैं, जी। फिर हम में से क्यों नहीं पेटेंट जागता। उत्तर आपके पास इस गजल के माध्यम से परनजीत जी ने दिया कि आपको रिलैक्स तो होना चाहिए, बट दैट हैज टू बी कॉन्शियस। Yes. पूरा एफर्ट, जो मोनिका जी आपने कहा कि एफर्ट पूरा, यानी हम कॉन्शियस लेवल पे चेतन मन के तल पर अपना पूरा सर्वस्व लगाकर प्रयास करें जी। और फिर उस प्रयास को इस अस्तित्व की ऊर्जा के हवाले पे छोड़ दे और अपने आप को रिलैक्स कर ले और उतनी शिद्दत से प्रयास करें कि हमारे भीतर जो एक सीक्रेट दरवाजा है, जी। जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस का दरवाजा कहा जाता है, हमारे अपने अवचेतन मन के माध्यम से वो दरवाजा खुलता है और बड़े ही प्यारे ढंग से आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिलता है। जी। निश्चित ही आपने सुना होगा कि न्यूटन जी ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देख करके जी। गुरुत्वाकर्षण के नियम को ढूंढा। बिल्कुल। ऐसे ही नहीं ढूंढ लिया, जी। ही वॉज वर्किंग ऑन दैट क्वेश्चन क्वाइट इंटेंसली, जान लगाकर उस पर वो काम कर रहे थे। इसीलिए उन्हें तुरंत उनके प्रश्न का और उत्तर एक भी जरा मिल सा गया जिक्र है। मैं करना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल इरशाद, बिल्कुल, जैसा जी। भी सर ने कहा कि जी। हम मेहनत करते आप हैं, मुझे हम चैतन्य प्रयास भी कह करते सकते हैं, वी आर नहीं, जस्ट नहीं, लाइक को बिल्कुल। ट्रैवलर्स इन हाँ, दिस बिल्कुल। ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही मेहनत करते हैं किसी चीज़ को लेके और उसमें हमें नाकामी भी मिलती है और वो नाकामी कई बार निराशा में भी तब्दील हो जाती है। बिल्कुल। तो अभी जो गज़ल मैंने आपको सुनाई, उस गज़ल का एक शेर और है इरशाद, कि इरशाद। हम क्या होता है कि नाकामी से कई बार घबरा के उस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें नाकामी से भी कई बार सीखना चाहिए कि हम उस बिल्कुल। चीज़ को दोहराएं ना दोबारा। जी जी जी। तो इस गज़ल में एक शेर है कि जी। खोया है अगर एक चमकता हुआ सूरज, हाँ हाँ। खोया है अगर एक चमकता हुआ सूरज, बदले में कई लाख सितारे भी मिले। वाह, क्या बात है, क्या वाह, बात है, बेहद क्या खूबसूरत। यानी नजरिया, बिल्कुल जो नजरिए की बात है, बिल्कुल सही कितने कहा। प्यारे ढंग से प्रस्तुत की है शायर बिल्कुल ने। बिल्कुल, क्योंकि क्या हमारे पास अब कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कुछ 1 मिनट हमारे पास बचे हैं, तो चैतन्य जी मैं कहूंगी जाते जाते अगर पेटेंट से संबंधित कोई जानकारी छूट रही हो तो हमारे दर्शक को आप बताना चाहें विद इन अ मिनट, Yes. तो आप क्या कहना सबसे चाहेंगे? महत्वपूर्ण बात जो है, अभी तक हमने कैसे क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते बात की, लेकिन जो इसकी मास्टर की है वो क्या है? वो ये है कि आपके भीतर एक जज्बे को जगाइए कि मेरे माध्यम से मेरे राष्ट्र का भला हो, मेरे माध्यम से कोई ऐसी चीज निकल के आए कि जो मेरे राष्ट्र के हर व्यक्ति को, और फिर वो राष्ट्र की सीमा एक मुकाम पे जाके खत्म हो जाएगी, क्योंकि यू विल बी अ कंट्रीब्यूटर टू द होल कॉस्मिक बिल्कुल, नॉलेज। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अपने भीतर एक विन विन का जज्बा लाइए कि मुझे तो मिलेगा ही, अस्तित्व का नियम है, आप कुछ भी अच्छा करोगे तो 10 गुना होके मिलने ही वाला है। उसको भूलकर आप विन विन कि मेरे माध्यम से किसी क्या व्यक्ति कर का सकते हैं। एग्जैक्टली जी, जी, मोनिका जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है जी। जिसको मैं अंत में कहना चाहता था। आपने मुझे समय दिया अंत में बोलने का 1 मिनट, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस जज्बे को जगाइए कि मेरे माध्यम से इस समष्टि का कैसे भला हो। समष्टि बड़ी चीज है, अपने राष्ट्र पर लाइए। बिल्कुल, हमें यही सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आसपास अपने देश के लिए योगदान दे सकते वाह, हैं, वो क्या भावना मन के अंदर आनी चाहिए, तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। देश के
लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। और जब देश के लिए आप करोगे तो निश्चित ही आपका लाभ अपने आप अवश्य होने ही वाला है। होगा। मैं आप दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूंगी, आप यहाँ पर आए, आप दोनों का ही बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते हम बस यही कहेंगे कि गणपति बप्पा मोरया। कल हम सभी भगवान श्री गणेश का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनसे यही कामना करेंगे कि हमें बुद्धि दे और हम कुछ अच्छा अवश्य ही कर पाए जीवन में। आज के इस कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार एमपी।